हेलो स्टूडेंट, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो निश्चित है कंपटीशन की दृष्टि से जो तमाम पहलू, तमाम बिंदु जो है पूछे जाते हैं विभिन्न एग्ज़ामों में, उससे आप परिचित हो जाएंगे। अभी ये श्रृंखला धीरे धीरे विभिन्न विषयों, मुद्दों पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। आज जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो मुख्य रूप से टॉपिक है वो है मूल अधिकार। आज हम मूल अधिकारों के विषय में चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस बिंदु को हम खास करके इंडिकेट करेंगे आपके समक्ष। अब मूल अधिकार की बात करें, दो तीन चीज़ें स्टार्टिंग में जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, खास करके जैसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के अंतर्गत, वो संविधान के किस भाग में है। तो पहला प्रश्न एक तो यही बनता है कंपटीशन को, तो आप जानते रहिए इस संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 1 में हमारा राज्य और उससे संबंधित चीज़ों का वर्णन है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी है, उसकी व्याख्या की गई है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, जानते रहिए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। आज इन्हीं मूल अधिकारों के विषय में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मूल अधिकार, जब हमारा संविधान लागू हुआ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कंपटीशन में दो तरह के प्रश्न पूछता है कि जब संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया कंपटीशन में, संपत्ति का अधिकार हमें मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है। पूछा जाता है कब बाहर किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि आप 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अब उन 6 मौलिक अधिकार का पहले संक्षेप में हम जान लेते हैं, फिर उसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे वो 6 मौलिक अधिकार हमें जानने हैं, तो हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो है समानता का अधिकार। पहला फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, समानता का अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। ठीक, समानता का अधिकार। दूसरा जो मौलिक अधिकार है, दूसरा मौलिक अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है
वो हमारा अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे हम एक एक अनुच्छेद की भी व्याख्या करेंगे, उसमें क्या है और किस तरह कंपटीशन में पूछा जाता है। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। 3 हो गए। उसके बाद जो चौथा है, वो चौथा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 4 हो गए। 5वां हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। 5 हो गए। और छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। ठीक, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार है और उसको बाहर कर दिया गया है। ठीक, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अब ये है क्या, इसको समझिए। अनुच्छेद 14 जो क्या है, अनुच्छेद 14 जो विधि के सक्षम समानता है। ठीक, विधि के सक्षम समानता है कि विधि के सामने, कानून के सामने सभी एक समान है। ये हमें अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 विधि के सक्षम समानता है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है कि राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति या क्षेत्र या लिंग या जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर सरकार राज्य कोई भेदभाव नहीं रखेगा या नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। समान अवसर नियोजन प्राप्त करने में या किसी पद को प्राप्त करने में सभी के लिए समान अवसर की व्यवस्था की गई है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से है, जो छुआछूत भेदभाव है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अनुच्छेद 17 और ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है और कहता है कि शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई उपाधि नहीं देगा। यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो कुछ भी है वो हमारा समानता का अधिकार है। दूसरा हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अब इसको हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है जो स्पेशली स्वतंत्रता के विषय में है। अनुच्छेद 19 जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको दी गई थी, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था। अब उसको बाहर कर दिया गया है, तो वर्तमान में जो स्वतंत्रता संबंधी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें जो स्वतंत्रताएं दी गई है वह 6 प्रकार के हैं, मतलब 6 रूप हैं उसके। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं वर्तमान में। अब एक एक करके देखिए। पहली स्वतंत्रता क्या है? वाक, और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही है सारे।
6 स्वतंत्रताएं। 1 नंबर पे क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 1। नंबर 2 है शांतिपूर्ण और निःशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण और निःशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता है। नंबर 3 संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। किसी प्रकार का आप संगठन या संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। नंबर 4 भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की या भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद बिना रोक टोक के घूमने टहलने की स्वतंत्रता है। किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। नंबर 6 है कि किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति, आजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हर एक व्यक्ति भारत का किसी भी वृत्ति को अपना सकता है, किसी भी व्यवसाय को कर सकता है, कोई भी जीविका निर्वहन का साधन का प्रयोग कर सकता है और कोई भी कारोबार कर सकता है। तो ये 6 मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता संबंधी हमारे अधिकार हैं। 6 जल्दी से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की या घूमने टहलने की स्वतंत्रता है। पांचवा है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने की या निवास करने की स्वतंत्रता है। और छठा है कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और यह हमें दोहरे दंड से भी संरक्षण प्रदान करता है। कि दोहरे दंड का मतलब है कि जैसे हम कोई अपराधी विभिन्न वृत्तियों में अगर दोषी है तो उसको तो सज़ा, व्यक्ति एक ही है, सज़ा एक ही बार दी जाएगी। 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण का मतलब है कि उसको पूरा अधिकार होगा ये जानने का कि उस पे जो धाराएं लगाई गई हैं किस तरह लगाई गई हैं, वो अपना बचाव कर सकता है, ठीक है ना, अपने बचाव में वकील कर सकता है। तो ये 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण और दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि इसी अनुच्छेद 21 में शिक्षा से संबंधित भी वाद है और वह बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक सुरक्षा। यही एक ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के आपातकाल में भी ये हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार वो निलंबित नहीं होता है। ये हमारा मौलिक अधिकार तब भी रहता है, प्राण और दैहिक सुरक्षा। और प्राण और दैहिक सुरक्षा जितना इम्पोर्टेंट है, जीवन में महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है उसका, उसी तरह शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको अनुच्छेद 21 क में रखा गया। कब रखा गया? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। तो ये दोनों आर्टिकल इसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का। उसके बाद अनुच्छेद 22 आता है। अनुच्छेद 22 में क्या है? जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के संबंध में हमें संरक्षण देता है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के संबंध में संरक्षण देता है। तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में है।
अनुच्छेद 23 में और 24 में है। अनुच्छेद 23 का है मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम। मानव दुर्व्यापार क्या है? मानव दुर्व्यापार का मतलब है जैसे वेश्यावृत्ति और बदुआ मजदूरी, और बालात श्रम का मतलब है बेगारी, किसी से बेगारी कराना, कि जितना हम काम कराते हैं उससे कम पैसा उसको देते हैं और काम ज़्यादा कराते हैं, इसको कहते हैं बेगारी। इसको कहते हैं बालात श्रम, जो बलपूर्वक किया गया कोई कार्य या श्रम। ठीक, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 24 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, ISPCS से लेकर बैंक, SSC, रेलवे, B.Ed एंट्रेंस तमाम एग्ज़ाम में पूछा गया है। 24 क्या है? 24 जो हमें एक बाल श्रम का निषेध करता है। बाल श्रम का निषेध का मतलब है कि 14 वर्ष आयु वर्ग के नीचे अगर कोई बच्चा किसी कारखाने में, किसी अन्य संस्थान में अगर कार्य करता है तो उसको उससे वो निषेध करता है और वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ये बाल श्रम का बिल्कुल निषेध करता है कि 14 साल से नीचे जो बालक हैं वो किसी भी प्रकार से किसी होटल में, किसी कारखाने में, किसी उद्योग में काम नहीं करेंगे, क्योंकि 6 से 14 आयु वर्ग का जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य है, ऐसे बालकों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये अभी इसको मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, और 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरे भारत में लागू भी कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद नंबर 3 के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद नंबर 4 जो है हमारा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अब उसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा के, अपने मन से, तो धर्म के अंतःकरण से, और अंतःकरण की अपने धर्म के या धर्म का, किसी भी धर्म का प्रचार करने, आचरण करने, उसका पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अनुच्छेद 26 क्या है? कि धार्मिक मामले में, किसी भी धार्मिक मामले में प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। किसी धार्मिक उत्सवों का आप आयोजन कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है भारत में। ये हमारे फंडामेंटल राइट में है। अनुच्छेद 27 क्या है? किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए या उसके विकास के लिए कर देने या न देने के, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, नहीं, आपको कर देना ही देना है। ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप कर दें किसी भी धर्म के विकास के लिए या कर न दें। अनुच्छेद 27 के बाद अनुच्छेद 28 क्या है? कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने या न होने से है, इसमें आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। किसी भी या कुछ शिक्षण संस्थाओं में जो धार्मिक उत्सव हो या धार्मिक कोई उपासना हो या कोई प्रार्थना हो, उसमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देती है। ठीक, ये हमारा चौथा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। नंबर 5 पर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो मुख्य रूप से संस्कृति, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 क्या है? अनुच्छेद 29 है कि वह प्रत्येक
नागरिकों के लिए है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लीप, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। वो किसी भी क्षेत्र में रहते हों, ये प्रत्येक नागरिक के लिए है जो अपनी धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। वो हमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार देता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 क्या है कि धर्म या भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी रुचि का शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने, जो धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी पसंद के शिक्षण संस्था स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। अब अंतिम में जो नंबर 6 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। जो हमारे मौलिक अधिकारों के पीछे जो शक्ति है, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, उसकी शक्ति जो है वो अनुच्छेद आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में जो कंपटीशन की दृष्टि से बिंदु बनते हैं, पूछे जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं, यानी रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। और अनुच्छेद, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत ध्यान दीजिएगा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिटे या लेख जारी कर सकते हैं। वो 5 प्रकार के रिटे और लेख क्या है उसको भी जानते रहिए, उससे भी कंपटीशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें 5 है। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 है परमादेश, नंबर 3 है प्रतिषेध, नंबर 4 है उत्प्रेषण और नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करते हैं। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है कि रिटें एक एक करके हम थोड़ा सा इसको और विस्तार से बताएंगे कि क्या है। जो पहला है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि ये प्रत्येक नागरिक को बंदी बनाए जाने पर संरक्षण प्रदान करता है। यह व्यक्ति को निश्चित समय व स्थान पर उपस्थित करके जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए कारणों की जांच कर सके और देखता है अगर न्यायालय कि अमुक व्यक्ति जो बंदी बनाया गया है अगर वैध है तो फिर वो कस्टडी में रहेगा, अगर अवैध है तो सशरीर उसको रिहा कर दिया जाता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। नंबर 2 है परमादेश। परमादेश का मतलब है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तब यह रिट जारी करते हैं परमादेश, ठीक है ना। और उसको ये कहा जाता है कि आप अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करें, परमादेश के अंतर्गत। नंबर 3 और नंबर 4 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 नाम से इंडिकेट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। तो जब निचली अदालतों में कोई ऐसा वाद विवाद चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो और वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो उच्चतम यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट
अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहती हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, और उसी को कहते हैं जो तीसरा नंबर का रिट है प्रतिषेध। ठीक। नंबर चार जो है वो उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण का मतलब है वही कि उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा आदेश जारी करती हैं जब उसको लगता है कि किसी कार्यवाही पर या किसी बिंदु पर या किसी वाद विवाद पर वो अधिकार उसके पास नहीं है, तो ऐसे रिटों को, ऐसे फाइलों को, ऐसे वाद विवाद को सीधे वो उत्प्रेषण ऊपर की तरफ मंगा लेते हैं फाइलों को, कि उसकी सुनवाई अब वो सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। उसको कहते हैं उत्प्रेषण, कि निचली अदालतों से फाइलें ऊपर की अदालतों में मंगाई जाती हैं। और पांचवा और अंतिम है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है कि जिस रूप में वह कार्य करने के लिए वैधानिक अधिकार नहीं रखता है या अर्हता नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वह उस पद पर कार्य करने लगता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पूछता है कि वह किस आधार पर, अधिकार परीक्षा, वह किस अधिकार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। ठीक। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि अनुच्छेद 32 तो हो गया, सर ने बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार, तो फिर अनुच्छेद 31 नहीं बताया, अनुच्छेद 33 क्या है, अनुच्छेद 34 क्या है और अनुच्छेद 35 क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार संबंधी था वो तो बाहरी हो गया है, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में बाहर हो गया है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये संसद को विशेष मामले में विधि बनाने की स्वतंत्रता है, विधि बनाने का अधिकार है उसका। अनुच्छेद 33 में भी है, अनुच्छेद 34 में भी है, जब विधि, सैनिक विधि लागू हो, शासन हो, सैनिक शासन हो, उस पर विधि बनाने के लिए शक्ति है, स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 35 में भी संसद को विशेष या विशिष्ट बिंदुओं पर कानून बनाने की शक्ति है। ठीक। तो ये सारे कंपटीशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। फिर हम किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। निश्चित है अगर आप ध्यान से इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित है इससे आपको लाभ मिलेगा, और वीडियो को बड़े ध्यान से, मनोयोग से जब आप किसी विषय वस्तु को सुनेंगे तो निश्चित है आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।